रहे हैं। और कल जो क्वेश्चंस दिए गए थे केवल एक बच्चे ने लिखा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारी मेधा बढ़ेगी, हमारे विचार करने की शक्ति बढ़ेगी। और इससे हम चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। जब लिखते हैं तो चीजें कोरिलेट होने लगती हैं अपने आप ही। तो कोरिलेशन बहुत जरूरी है मेंस राइटिंग में, है ना। तो इसलिए आप अधिक से अधिक लिखिए। ये ना एक सोचिए कि सर देते हैं तभी लिखें। हम देते हैं तो नहीं लिखते हैं वैसे भी, है ना। तो कम से कम अपने मन से ही लिखते रहिए, है ना। अपने मन से कोशिश करिए, लिखिए। यानी मतलब टीचर दे तब लिखें, टीचर देने पर भी नहीं लिख रहे हैं, है कि नहीं। चलिए ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था, इकोलॉजिकल नीड देखे थे और बहुत सारी चीजें देखे थे। अब एक चीज देखने चल रहे हैं हम लोग आज, हैबिटेट देखे थे, इन्वायरमेंट देखे थे, इकोलॉजी देखे थे। तो जो लोग कल वाली क्लास में नहीं आए थे, है ना, वो लोग रिकॉर्डिंग जो उपलब्ध कराई गई है उसे सुन लेंगे और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है होम रेंज। म्यूट रखेंगे सारे बच्चे। जब बोलने कहा जाएगा तब बोलेंगे। अनम्यूट है वैष्णवी, तुम्हारा अनम्यूट है। अगर किसी बच्चे का लगातार अनम्यूट रहा, है ना, तो उसको हम म्यूट भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। डिस्टरबेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्लास में। ठीक है, वैष्णवी यस सर। म्यूट करिए। ओके सर। ठीक है। होम रेंज, गृह परास जिसे कहा जाता है। तो क्या गृह परास और गृह में कोई अंतर होता है, कोई चेंज होता होगा क्या? होम रेंज आखिर होती क्या है ना। तो कल हमने दो चीजें देखी थी। एक देखा था इकोलॉजिकल नीड देखा था। जैसे मान लो ये एक वृक्ष है और यहाँ पर मधुमक्खियों ने अपने छत्ते लगा रखे हैं। ये मधुमक्खियों का आवास है। यहीं पर मधुमक्खियों को आना है, रहना है, अपना बसेरा करना है। ठीक है, हनी कॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता। ये हो गया मधुमक्खी का घर, होम, जिसे हम लोग कह सकते हैं हैबिटेट। एक हनी बी के लिए हैबिटेट है ये, निवास स्थान। लेकिन क्या ये अपने घर में ही बैठी रहे तो काम हो पाएगा? हम लोग अगर जो है बाहर निकले ही नहीं, समाज में इंटरेक्ट ही ना करें, तो क्या हमारा जीवन चलेगा? कदापि नहीं चलेगा। सब्जी लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, सब्जी लेने के लिए पैसा जो चाहिए उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसी बहाने हम अपने से बाहर दुनिया देख पाते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं बनाया गया होता तो हम कभी बाहर निकलते ही नहीं। इंसान इतना स्वार्थी जीव है ना। इसी बहाने, पैसे की बहाने ही सही, लेकिन आप एक दूसरे से इंटरेक्ट तो कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर वो जाती है छोटे छोटे फूलों का रसपान करने के लिए, है ना, पुष्पित वृक्षों के पास, है ना, उड़ करके जाती है, वहां से रस चूसती है। फिर उसके बाद दूसरे बगीचे जाती है, वहां से रस चूसती है। फिर कहीं और चली जाती है, वहां से रस चूसती है। और उसके बाद फाइनली ये घूम घुमा करके कहाँ पहुंच जाती है? वापस अपने छत्ते में पहुंच जाती है। और इसका रोज का क्रियाकलाप यही है, यही इसका जीवन है, यही इसका धर्म है ना। और कोई काम ये कर भी नहीं सकती है, करेगी तो गड़बड़ करेगी। ठीक है। तो ये क्या है? इसका गृह परास है कि अपनी पूरी एरिया ऑफ एक्टिविटी जो कर रहा है। इकोलॉजिकल नीच क्या था इसका? इसका इकोलॉजिकल नीच था जो कल वाली क्लास में पार्थिक निकेत जो हम लोग पढ़े। तो पार्थिक निकेत में क्या हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मधुमक्खी का काम है इसके पुष्पों के रस को चूसना, है ना। ये काम था इसका। तो ये हो गया इसका इकोलॉजिकल नीड। हैबिटेट हो गया इसका हनी काम, यहाँ पर जो जहाँ जिसने छत्ता लगाया है। आर्टिफिशियल भी हम इसका घर बनाते हैं, कॉलोनीज क्रिएट करते हैं, फेरोमोन उसमें डाल देते हैं। हल्का सा क्या डालते हैं? फेरोमोन, है ना। फेरोमोन डाल देते हैं तो हल्का डाल देते हैं, सारी मधुमक्खियां उसमें
हनीकॉम्ब में एंटर कर जाती हैं, है ना। तो घर है और ये क्या कह लो व्यापार है। तो घर से व्यापार तक की जो ये आपकी रेंज है ना, फ्रीक्वेंटली जो आप अपने जीवन यापन करने के लिए दैनिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, एरिया ऑफ एक्टिविटी जो है आपका, वही है आपका होम रेंज। सरल तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर से जाते हैं कहीं जॉब करने, है ना। तो जब आप जॉब करने अपने घर से जाते हैं तो वहां से वापस आते हैं, फिर खाते पीते हैं, फिर चले जाते हैं। कभी कभी माइग्रेशन करना पड़ता है अपने मूल निवास स्थान से, आप कहीं अन्यत्र जा करके टेम्परेरी काम कर रहे होते हैं, वहां पर रेंट पर रह रहे होते हैं, है ना। तो ये जो आपका होम रेंज है बढ़ गई, ये आपकी होम रेंज बढ़ गई। और जब भी आपकी होम रेंज बढ़ेगी, एक चीज आपकी बढ़ जाएगी, वो है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। हालांकि अब डिजिटल जमाना आ चुका है ना। और डिजिटल जमाना, देखो ऑनलाइन सारा सिस्टम है ना। तो अब जमीन से दूरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये क्या, जो वेव्स आ रही हैं, जो इंटरनेट की तरंगे हैं, क्या है, आसमानी है ना। तो अब जमीन की डिस्टेंस मतलब नहीं रह जाता डिजिटल दुनिया में। ठीक है, आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, इंटरनेट सप्लाई होनी चाहिए, तब भी आप पूरा जीवन यापन का सारा व्यवस्था कर सकते हैं। संसाधन होने चाहिए, जैसे पहले बैलगाड़ी थी, है ना, और अब उसकी जगह हवाई जहाज ले चुकी है। तो जैसे जैसे हम ऊपर आसमान तत्व को पकड़े, वैसे वैसे हमारा सब सुगम होता चला गया। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल इंडिया मिशन है माननीय प्रधानमंत्री साहब का, वो बहुत सही है। वो पृथ्वी से आपको आसमान से जोड़ रहे हैं, तो उसमें आप सब उनका सहयोग करिए, अधिक से अधिक डिजिटल बनिए, तकनीकी के सीखिए और उन्हें प्रयोग करिए। ठीक है। तो होम रेंज जो है, दीर्घ परास यानी कि किसी की ज्यादा होगी तो उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी, है ना। तो ये जीवन प्रत्याशा क्या है, उसके जीवन मतलब कोई रिस्क होगा तो उसके बचाव की संभावना ज्यादा है। ठीक। जैसे अब मान लो एक तालाब है, और इस तालाब में हैबिटेट, तालाब कितने लोगों का था, बहुत सारे जीव जंतुओं का हैबिटेट था ये, है कि नहीं। इसमें हम्म तो अब बहुत सारे जीव जंतुओं का हैबिटेट्स कॉमन था, जैसे यहाँ पर क्या क्या थी, मछली, मेढक, केकड़ा, हम्म पनिया सांप भी है इसी में, वाटर स्नेक, कछुआ भी है इसी में। अब बात आती है जीवन प्रत्याशा इसमें सबसे कम किसकी होगी। तो जिसका होम रेंज मतलब जो अपने ही जगह पर सीमित कुंद पड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं निकला, बाहर के निकलने का मतलब यह है कि दुनिया देखी नहीं। बहुत लोग हैं शरीर से बाहर निकलते तो हैं, लेकिन वो दुनिया नहीं देखते हैं। 24 घंटा घूमेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि आपने दिन भर में क्या ऑब्जर्व किया, आज का आपका पॉजिटिव आउटकम क्या था, क्या कुछ नया सीखे, तो पता चला कि जो पहले सीखे थे वो भी भूल चुके हैं, है ना। आज तो कुछ सीखे है ये नहीं। क्लियर। तो यहां पर सबसे कम जीवन प्रत्याशा जो है वो है मछली की, क्योंकि मछली कुंद है उसी पानी में, उसके बाहर नहीं जा सकती। अब अगर जल राशि पर कोई संकट आ जाए, मानव ने सोचा कि अब इस जो है तालाब को भाग देते हैं, यहाँ घर बना लेंगे, तो बताओ कि सबसे पहले कौन मरेगा, और उसके बाद कौन मरेगा, फिर उसके बाद कौन मरेगा, और कौन किसके बचने की संभावनाएं ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आंसर वही है, जैसे ही आप आंसर करोगे वैसे ही हैबिटेट समाप्त, ओ क्या कहते हैं, होम रेंज समाप्त हो जाएगी आपके उत्तर करते ही। बताइए, यहां पर सबसे ज्यादा मरने के चांसेस किसके हैं, मछली मरेगी, क्लास में बैठे हो इंटरेक्ट करेंगे, जब पूछा जाए तो बताएंगे। ठीक है। हाँ, भजन नहीं चल रही, यहां पर ज्ञान लेने आए हैं, तो ज्ञान पिपासु बनेंगे
और ज्ञान पिपासु बनने के लिए क्या है, पहले संकालु बनो। जब तक शंका नहीं होगी, है ना, शंका दो ही लोगों को नहीं होती, जो परम ज्ञानी है उन्हें, ये जो, या जो परम मूर्ख है उन्हें, है ना। इसलिए संकालु बनो, तभी चीजों को जान पाओगे। ठीक है, शंका करिए, डाउट लाइए। और डाउट लाने के लिए, बेहतर डाउट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, तो पहले पढ़िए। ठीक है, तो मछली पहले मर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका होम रेंज ही हैबिटेट है ना। इसका होम रेंज हैबिटेट, तो ये पहले मरेगी। और इसमें जो ये कछुआ है बेचारा, इसकी स्पीड तो बहुत स्लो है, लेकिन धीरे धीरे मौके को देखेगा, हाय राम, हाँ इंसान कुछ तो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो वो धीरे धीरे करके दूसरी तालाब की खोज में निकल जाएगा। हाँ, रास्ते में स्थल खंड में जो जीव है उनसे खतरा तो है, लेकिन इसके बचने की संभावना मछली से अधिक है। उसी तरह से इस पनिया सांप के भी बचने की संभावना इससे भी अधिक है, क्योंकि स्पीड मूवमेंट की इसकी ज्यादा है। होम रेंज ये जल्दी कवर करेगा आप नहीं, और ज्यादा परास है, इसकी गृह परास लंबी है। ठीक है, तो इसे कहते हैं होम रेंज। और इस तरह से जिसकी होम रेंज ज्यादा होगी, जैसे जो लोग जॉब करने के लिए दूर दूर तक जो है जा रहे हैं, निर्गमन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास क्या होगा, उनके कनेक्शंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एक आदमी जो पूरा जीवन एक जगह रुका हुआ, और दूसरा आदमी जो दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र कुल जा करके घूम घाम करके आया है, तो वो जाहिर सी बात है उसके कनेक्शंस क्या होंगे, बृहद होंगे, बड़े होंगे। और उसकी जीवन प्रत्याशा क्या होगी, अधिक सशक्त होगी। क्लियर हुआ? यहां से टॉपिक खत्म, होम रेंज। अब मैं पूछूं, अब मैं पूछूं, सृष्टि, अगर यस मैं सर। पूछूं, मेंस का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता हूं जो आया था, है ना, होम रेंज और गृह परास में क्या अंतर है। इस तरह को मैं सरल क्वेश्चन को सरल किया है। ठीक है, भावना समझिए तो फिर प्रश्न प्रश्न अपने आप जो है समझ में आ जाएगा। क्या अंतर होगा, ऐसे अपने मन से बिना कुछ देखे बताइए, जो पढ़ा है सुना है उसी के आधार पर बताइए। सर उसी का ट्रांसलेट लग रहा है, दोनों वही तो लग रहा है। अच्छा, हैबिटेट वही लग रहा है और होम रेंज भी वही लग रहा है नहीं अभी नहीं, भी। होम रेंज और गृह परास आप पूछ रहे थे ना। हाँ, क्या अंतर है दोनों में? तो सर तो एक ही तो है दोनों, होम रेंज और गृह परास। अच्छा, ये बताइए, आपका घर है गौरीगंज में, अमेठी में, जहां भी, है ना। तो अब आप डेली कोचिंग जाती हैं, और यस सर। कोचिंग जाती हैं, ज्ञान लेने के लिए जा रही हैं, ताकि आपका अभी भी होम रेंज ज्यादा किया आपने पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए अपने आपने होम रेंज ज्यादा किया। जब ज्ञान लेंगी, क्योंकि जो बच्चे इस समय घर में ही पड़े होंगे, है ना, उनके लिए भी सरकार ने सुविधा दे दी, अभी भी नहीं जागेंगे, तो क्या है, उनकी होम रेंज हैबिटेट ही हो जाएगा। और उनकी जीवन प्रत्याशा क्या है, जीवन प्रत्याशा यहाँ पर सफलता से आशय करो, सफलता से आशय करिए, है ना। तो उनके सफल होने की संभावनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, दूर जा जा करके बेचारा मेहनत कर रहा है, कोचिंग जा करके आ रहा है, लाइब्रेरी में बैठ रहा है, उसके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, है ना, है कि नहीं। बजाय कि उसके जो घर में ही अपने सारे क्रियाकलाप में बिजी है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ और कर रहा है, तो अगर वो कुछ और कर रहा है तो वो उसमें सफल होगा, है ना। लेकिन हम लोगों को अभी यहाँ पर बैठे हैं क्लास में, तो हमारा केवल एक मिशन है, और वो है सिविल सर्विसेज क्रैक करना। तो सारा हम जो भी बात करेंगे उसी को मूल ध्येय बना करके ही बात करेंगे। होम रेंज बड़ी होती है, हमेशा होनी चाहिए। इसलिए सशक्त जीवन यापन करने के लिए किसी जीवधारी को अपने गृह परास को बृहद करते रहना चाहिए। यानी अच्छा क्या होता है, गृह परास बृहद होना, गृह परास बृहद होना चाहिए। चलिए, ये टॉपिक भी खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर ही यहां से अब नया स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगला है, कंपोनेंट्स देखेंगे। इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, अगला चैप्टर। ये आप लोगों ने जो नोट्स भेजा था, है ना, उसमें पढ़े थे। अच्छा ये बताइए सही सही ईमानदारी से, मैंने 3 4 दिन पहले ही, मतलब इन्वायरमेंट आपका शुरू होने के 2 दिन पहले, है ना, आपको एक पीडीएफ फाइल भेजा था, सर से भिजवाया था, कोऑर्डिनेटर सर से भेजे थे। तो ये बताइए, आपको तो मिल गया, तो आपने उसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़े थे? पढ़ के आया करिए, है ना, पढ़ के आया करिए। अगर आपको अलग अलग टुकड़े में एक एक पार्ट भेजेंगे तो आपके व्हाट्सएप के उसमें वो ऐसा विलुप्त हो जाएगा कि मिलेगा ही नहीं। इसलिए पूरा कंप्लीट नोट्स टॉपिक टू टॉपिक दिया है, उसको ऐसे पढ़ते चलेंगे, है ना। क्लियर? एक ही जगह पर समय की नोट्स बढ़िया है, उसको स्टोर करके रखिएगा। उसमें से मतलब सरल भाषा में बड़ा अच्छे तरीके से चीजों को समझाया गया है, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? पढ़ के आया करिए आप लोग, तो फिर पढ़ने में मजा आएगी, और ज्यादा आएगी। फिर डिस्कशन फिर उसी लेवल पर लेके चलेंगे, है ना। अभी डिस्कशन का लेवल क्या है, बहुत हल्का किया रखा है ना। सिविल लेवल पर लेके आया जाएगा इसको। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक दो ठो हैं। कौन बताएगा? जैविक घटक और अजैविक घटक। अंशु जी बताइए। आप केवल जैविक घटक के बारे में बताइए, अजैविक घटक दूसरे से पूछेंगे। अंशु जी बताएंगी, है क्या? सविता, आप बताइए। यशस्वी, आप बताइए, कोई तो बता दो भाई। जैविक घटक क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कोई पढ़ के नहीं आता। सर जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जैविक घटक में आते हैं, और हम्म। जो नॉन लिविंग होते हैं जैसे वाटर हो गया और एयर, ये सब जो है अजैविक में आते हैं। हम्म। तो उदाहरण क्या लिखेंगे जैविक घटक के? सर जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सारे। हम्म। ठीक है। यानी कि इसमें हम देखेंगे कौन कौन आएंगे जैविक घटकों में, है ना। पहले तो सिंपल ये है कि जिनमें जीवन है। जो जीवन किसको मानेंगे? कौन है जीवित? जो अपने शरीर से बाहर दूसरी चीज को भी प्रभावित कर सके, है ना, वही तो जीवन है। जो अपने तक ही सीमित है ना, वो मुर्दा है। क्लियर? तो जैविक घटक जो हैं, ये वही हैं जो इंटरेक्ट करते हैं। कल हमने बताया था कि इन्हें इंटरेक्ट करना है किसी दूसरे से, तो करा देते हैं इंटरेक्शन, है ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना। प्राथमिक उत्पादक जिनको आप कहते हो हेटेरोट्रॉफ, है ना, यानी जो स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें बाहर से क्या चाहिए होता है? सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व चाहिए, पानी चाहिए, और ये अपना भोजन बना लेंगे। और उसके बाद इनको खाएंगे क्या? कंज्यूमर्स खाएंगे, तरह तरह के कंज्यूमर्स, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसी के बाद वाला जस्ट चैप्टर है वो आज ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, है ना। शीर्ष कंज्यूमर, उपभोक्ता जो होते हैं वो भी होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैविक घटक हैं। अब कंज्यूमर भी तरह तरह के होते हैं। कुछ होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, और कुछ होते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। तो जो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, बड़े जीव,
वो आहार खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, खा खा करके वो फूड चेन आगे बढ़ेगी, आहार करके। और जो माइक्रो कंज्यूमर तो होंगे, सारे तो नहीं, है ना, मैक्सिमम जो होंगे माइक्रो कंज्यूमर, सूक्ष्म जीव जो होंगे, वो अपघटनी खाद्य, अपघटन का काम में वो हेल्प करेंगे, अपघटनी खाद्य श्रृंखला, डिकम्पोजिशन करके वो मिट्टी में हर चीज फिर से मिला देंगे, जो चीज हवा से आई थी हवा में मिला देंगे। तो माइक्रो माइक्रो सारे कंज्यूमर्स को हम ले लेंगे, तो वो भी किसके अंतर आ जाएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम बात करें ओमनीवोर की, वो किस में आएगा, वो भी इसी में है ना। ओमनीवोर क्या होता है, सर्वाहारी, कोई एग्जाम्पल बता पाएगा इनका। और इनको क्या कहते हैं, डेट्रीबोर कहा जाता है ना। डेट्रीबोर्स होते हैं अपघटन करने वाले, और ओमनीबोर होते हैं सर्वाहारी। कोई एक सर्वाहारी जीव का नाम बता दीजिए। जैसे मनुष्य भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी वेज नॉन वेज का सेवन करते हैं, और कौवा भी है। हाँ, कौवा है। और कौन कौन से हैं, और कोई बताओ, तो पक्षी बता दे, कोई जंतु भी एक बता दो। जंतु तो वैसे पक्षी भी है। भालू है, भालू। मानव है, अरे पहले तो अपने मानव को ही बता दो, है ना, मुझे यस सर, भाई बताया मैं था। शाकाहारी हूँ, है ना। मनुष्य को, हम्म। मनुष्य बताया था, मनुष्य और कौवा, कौवा। हाँ, मनुष्य है, कौवा है, भालू है ना, ये सब हैं। चाहे घास फूस मिले तो वो भी खा लेंगे, है ना। और चाहे मांस मिले तो भी खा लेंगे। तो जो सर्वाहारी होते हैं, इनकी जीवन प्रत्याशा भी क्या होती है, अधिक, है ना। और जैसे बियर गिल है, अगर उसको कहीं छोड़ दो, हमको तो लगता है कि अगर पृथ्वी में अंतिम आदमी बचेगा, तो ये बच सकता है, बियर गिल कहीं भी पहुंच जाएगा, है ना। मोदी जी भी गए थे उससे मिलने, देखे थे। बियर गिल को जानते हैं आप लोग, जो जगह जगह जंगलों में जा करके इन्वायरमेंट के बारे में बताता है कौन, और उसको कहीं छोड़ दो और खा पी के कुछ खा लेता है, जिंदा रहता है ना। तो ओमनीवोर है वो, तगड़ा वाला, है ना। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनकी जीवन प्रत्याशा लंबी होती है, वो नहीं मरेंगे, है कि नहीं, जल्दी। चलिए, तो ये हो गया जैविक घटक। अब हम लोग आ जाते हैं अजैविक घटक, कौन से, एबायोटिक कंपोनेंट्स। बताइए भाई, हरहीन जी, अब आप बताइए, एबायोटिक कंपोनेंट में कौन से होते होंगे, कदों कोई निर्जीव। हम्म। वो जो मतलब जिन जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जैसे तापमान, सूर्य हो गया, ताप हो गया, आर्द्रता हो गई, ये बहुत चीजें बढ़िया, अजैविक। बहुत एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, राइट आंसर, है ना। जैसे कि ये वो घटक हैं जिनका नितांत आवश्यकता, बिना यही आधार है, अजैविक घटक जैविक घटकों का आधार, ठीक है, जैविक घटकों का आधार। अगर किसी एक भी अजैविक घटक में थोड़ा सा भी कमी आ जाए, है ना, तो वह लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, कैसा काम करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं। ये लिमिटिंग फैक्टर क्या है, इसे कहते हैं निम्नीकारक, ठीक। निम्नीकारक, निम्न कर दे जो, वही तो, है ना, जो ग्रोथ को कम कर दे, विकास की दर को मंद कर दे, है ना, प्रजनन की दर को कम कर दे, जीवों की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दे, लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। इसलिए इनकी अत्यंत आवश्यकता होती है, अगर थोड़ा सा भी कम हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा,
है ना। इसलिए एबायोटिक कंपोनेंट लिमिटिंग फैक्टर होते हैं बहुत बड़े। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर जैसे एक बड़ा सा वृक्ष है ना, बरगद का पेड़ ले लें, ठीक है। तो अब बरगद के नीचे अगर कभी गए हो तो एक चीज ध्यान से देखना, बरगद की पत्तियां तो हर जगह बिखरी दिखाई देंगी, साफ कर दो तो आपको जमीन का एक जमीन एकदम साफ दिखाई देगी। क्या वहां पर घास फूस झाड़ झंकार दिखाई देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर इसने क्या कर रखा है, कैनोपी बना रखी है। और इसने क्या कर रखा है, नीचे अगर बेचारा कोनो छोटका सा उगना भी शुरू करेगा तो कुछ दिन में क्या होगा? पहली बात तो कोई बहुत कुछ ही प्रजातियां हैं जो कोशिश भी करेंगी, है ना। तो यहाँ सूर्य की रोशनी क्या हो गई है, लिमिटिंग फैक्टर बन गई है। कौन? इसकी जो छांव है, शैडो, है ना, वो लिमिटिंग फैक्टर क्रिएट कर रही है। सूर्य का प्रकाश अब नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा, इस कारण से जो छोटा पौधा बेचारा अपना भविष्य सोच करके उग रहा था, है ना, उसको नहीं पता था कि उसका भविष्य अंधकार में है। क्यों? क्योंकि इस छांव ने सूर्य की प्रकाश से उसको मुक्त कर रखा, उसे दूर कर रखा है। इस कारण से उसका विकास क्या है, बाधित है ना। हाँ। तो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए ना सूर्य से, है कि नहीं। छन छन के आएगा तो काम नहीं बनेगा। क्लियर? विकास की दर बाधित हो जाएगी, निम्नी कारक की तरह कार्य करने लगेगा। ठीक है। इसी तरह से सदाबहार वन्य क्षेत्रों में भी वहां पर क्या होता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की नितांत कमी होती है। और इसलिए जब सदाबहार वन एक बार कट जाए, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, मुझे याद नहीं है कि कब आया था, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आया है, कई बार आया है ना। पूछा था, क्वेश्चन था कि सदाबहार वनों में, ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर भी हो चुका है ना। सदाबहार वनों में यदि वृक्षों को एक बार काट दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, विमोचित कर दिया जाए, तो वहां पर दोबारा से जल्दी से क्या नहीं उग पाता? हम्म, क्या नहीं उग पाएगा जल्दी से? अगर इन वृक्षों को हम काट दें तो यहाँ पर जल्दी से ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, जंगल पुनः नहीं तैयार हो पाएगा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है ना। ये जंगल समाप्त हुआ, अब दोबारा क्यों? क्योंकि इसकी मिट्टी में पोषक तत्वों की नितांत कमी है। इसमें पोषक तत्व क्या है, कम है। कैसे? यहाँ पर बारिश बहुत होती है, क्योंकि सदाबहार वन जो कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटर बेसिकली, है ना। कभी भी किसी चीज को हम निश्चित नहीं लिखेंगे। और देख लो पेपर में ये भी एक ट्रिक है, कोई चीज कहते नहीं बस यही है तो समझ लेना कि गलत है ना। जहां पर फोकस करे प्रश्न पे कि बस यही है, तो जान जाना कुछ तो गड़बड़ यही है ना। कोई चीज एकदम फिक्स ये नहीं, है ना। तो सदाबहार, है ना, सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा वो क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा बारिश होता है ना, बहुत रेनफॉल, और इस कारण से स्प्लैशिंग इतनी ज्यादा है कि ऊपर की जो टॉप हॉराइजन है, जिसे हम ओ संस्तर कहते हैं मृदा का, वो धीरे 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 कट पिट करके चला जाता है, रिमूव हो जाता है। ओ संस्तर का विमोचन हो जाता है, टॉप हॉराइजन जो है ऊपर का, है ना, वो गड़बड़ा जाता है। न्यूट्रिएंट्स चले गए, कहाँ चले गए? समुद्र में चले जाएंगे, झील में चले जाएंगे, जहां भी जाना हो चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो यहाँ जंगल में तो नहीं है ना। दूसरी चीज, जो बचे खुचे हैं लीच हो जाएंगे, नीचे पानी में ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे, है ना। तो इस कारण से अगर एक बार जंगल को काट देंगे तो अब दोबारा से ये सदाबहार वन नहीं तैयार हो पाएगा जल्दी। क्योंकि इससे पहले कि ये तैयार होता, कौन लोग बैठे हुए थे जो उग नहीं पा रहे थे इसकी छांव में, बार बार उगने की, अपनी संतति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा था, है ना। तो सबका मौका आएगा, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन एक और बना था सिविल सर्विसेज में, ये बात लगा दो अफ्रीका के ऊपर। अफ्रीका में
जो घाना, नाइजीरिया और कांगो के सदाबहार जंगल हैं, उनकी ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वहां पर जंगल जैसे काट देते हैं। कौन काटता है? झूम खेती करने वाले लोग, जनजातीय लोग झूम खेती करते हैं, जाते हैं कुछ दिन एक जगह पर रहते हैं, पेड़ों को साफ करके वहां पर खेती करते हैं, उसके बाद जमीन बेकार हो जाती है, क्योंकि यहाँ जमीन ऑलरेडी बेकार है। ज्यादा 2 से 3 बार खेती करेंगे यहाँ, उसके बाद जमीन में कुछ उगेगा ही नहीं, तो खत्म हो जाएंगे। वहां से चले, जमीन खराब हो जाएगी तो वहां से वो चले जाएंगे, तो जाके दूसरी जगह पेड़ काटेंगे और फिर वहां पर भी यही शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ी पारिस्थितिक तंत्र की विपदा है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। इसके कारण बहुत चरम पर चल रहा है। वहां पर देखा जाए तो जो सदाबहार वन है, ब्राजील का जो सदाबहार वन है, अमेजन का जो सदाबहार वन है ना, उसे क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ना। पृथ्वी, ये सदाबहार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यहाँ पाया जाता है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। 20% ऑक्सीजन केवल एक जगह से आ रही है, सोचो। और यहाँ पर इन्फिनाइट बायोडाइवर्सिटी कही जाती है ना। तो ये वो जगह है जहां पर तो खूब संतृप्त जैव विविधता है, लेकिन यहाँ पर जो जनजातीय लोग हैं वो यहाँ पर पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक जनजाति यहाँ पर बहुत फेमस, कौन सी? रेड इंडियन, है ना, पाई जाती है। पोषक तत्व की कमी वहां पर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। और पोषक तत्व जो है, नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ये सब क्या है? जो पोषक तत्व हैं, क्या ये बायोटिक कंपोनेंट है कि एबायोटिक कंपोनेंट है? क्या है? क्या है भाई? बायोटिक कंपोनेंट है कि एबायोटिक कंपोनेंट? नाइट्रोजन क्या एबायोटिक। है? एबायोटिक कंपोनेंट है। और उसने क्या कर दी? लिमिट टू ग्रोथ, है ना, लिमिट टू ग्रोथ कर दिया है ना, ग्रोथ को निम्नीकृत कर दिया है। तो यानी कि बहुत सारी चीजें हमने देखा। हाँ, ये जो अफ्रीका वाला सीन है, वहां पर एक और दिक्कत है, वो भी जान लो, क्योंकि वो सिविल का एक और पेपर बन चुका है। क्वेश्चन एक ही जगह से आता है हर बार, लेकिन थोड़ा सा घुमा घुमा के आता है ना। तो इसलिए पहले तो एनसीईआरटी पढ़िए, तो इससे पता चलेगा कि सिलेबस क्या क्या है ना। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करिए, उससे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से आता है, और जहां से आता है वहीं से आता है ना, बार बार वहीं से आता है। पर हर बार वो वाला नहीं आता है, अलग तरीके से आता है। क्लियर? समझ नहीं बात? अब देखिए, यहां से भी इक्वेटर होकर के जा रही है, और यहाँ पर घाना, नाइजीरिया और कांगो के वन है, राइट। एकदम घना जंगल, दिन में भी अंधेरा, है ना। अजगर यहाँ पाया जाता है क्या? ना, अजगर उधर वाले में पाया जाता है। यहाँ, यहाँ ना, अनाकोंडा वाला एरिया इधर है, ठीक है। तो ये जो घाना, नाइजीरिया, कांगो, यहाँ पाए तो गुरिल्ला, है ना, गुरिल्ला की धरती है। और चॉकलेट का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर यहाँ के लोग करते हैं। आगे जो है पढ़ोगे, हालांकि पढ़ चुके हो आप लोग, जब मैंने पढ़ाया था भूगोल, तब आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताया गया था। तो अगर याद करिए, उसको रिवीजन करते रहिए। तो क्योंकि इन्वायरमेंट में उसका बड़ा अनुप्रयोग देखने को मिलता है, इसीलिए पहले ज्योग्राफी पढ़ी जाती है, तो उसके बाद इन्वायरमेंट पढ़ा जाता है, ताकि हमको रिलेट कर दें चीजों को आसानी से, है ना। उसमें अलग अलग पढ़े हुए होते ना, पूरा स्थल का जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ डाले, ओशनोग्राफी में पढ़ डाले, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ डाले, तो इस तरह से वो पढ़े होते हैं, तब इन्वायरमेंट पढ़ना चाहिए, है ना। हम्म पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। इसी तरह से जब भी कभी सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटिक्स कहीं शुरू कर देते हैं डायरेक्ट ही, कहीं शुरू कर देते हैं हिस्ट्री से डायरेक्ट ही, तो अरे ठीक है, हमेशा सिलेबस को स्टार्ट करिए तो हिस्ट्री शुरू करिए। क्योंकि भाई पॉलिटी का आधार कौन है? पॉलिटी का आधार मॉडर्न हिस्ट्री। जब तक मॉडर्न हिस्ट्री नहीं मालूम, पॉलिटी नहीं समझ में आएगी। इसलिए पढ़ना आप शुरू करिए तो पहले सीक्वेंस से शुरू, तो हमारा दिमाग
तभी हम एडजस्ट कर पाएगा क्रोनोलॉजी, नहीं तो दिमाग की बाट लग जाएगी अगर गड़बड़ गड़बड़ तरीके से पढ़ेंगे तो, है ना। तो उसका मॉडर्न हिस्ट्री का आधार क्या है? मिडवल हिस्ट्री है। मिडवल हिस्ट्री का आधार क्या है? एंशियंट हिस्ट्री है। इसलिए तब भी, जब भी देखिए आपके यहाँ पर अभ्युदय योजना में भी कभी भी जब शुरुआत की गई है ना, हमेशा क्या हाथ शुरू करते हैं, इतिहास से शुरू करते हैं, और उसके पैरेलली आप भूगोल लगा के चलिए तो आपका फ्लेवर बढ़िया चलता रहेगा, इतिहास भूगोल इतिहास, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आगे बेस तैयार हो गया। फिर एनवायरमेंट पढ़िए, फिर कुछ भी पढ़ डालिए, मेच्योर हो चुके हो अब आप, है ना। या फिर आप एमए में कर लाए हो तो अब आपको इतना जरूरत नहीं है बीच, क्योंकि आपका अगर सही से पढ़ के बिना कुंजी पढ़े अगर आप एमए निकाले हो, एमए निकाले हो डिग्री में नहीं मानूंगा, बिना कुंजी पढ़े, बिना वो छुटकी पतली वाली पढ़े अगर आप एमए निकाले हो तो आपको इस प्रोटोकॉल की कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। यहां पर ललांग नाम की घास याद रखना, जब पेड़ काट देते हैं तो इससे पहले कि पेड़ उगे यहां पर एक अतिक्रमण हो जाता है। ललांग नाम की घास, ललांग नाम की घास पूरी जगह को घेर करके अतिक्रमण कर लेती है। ठीक है, तो यहां पर भी लिमिटिंग फैक्टर काट दिया गया पोषक तत्व। अब क्यों घास, ये घास ऐसी घास है जिसको बहुत कम पोषक तत्व हो तब भी उगाएगी, क्योंकि इसको खाता नहीं जानवर, तो इसमें दूध दूध की कोई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत भी नहीं है। कटीली झाड़ झंखार टाइप की होती है ना, और सूख भी जाती है बाद में जल्दी से। ठीक है, तो ये वाली घास अतिक्रमण कर लेती है, तो बड़े वृक्ष को उगने से बाधित कर देती है, ये इस तरह से जगह घेर लेती है। ठीक है, तो स्पेस भी चाहिए होता है, वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर है सबसे बड़ा। पहले तो हर चीज के लिए क्या चाहिए होता है? स्पेस चाहिए होता है। जैसे हमारे दिमाग में कुछ अच्छी चीज जाए तो पहले स्पेस क्रिएट करना होगा। स्पेस कैसे क्रिएट होगा? पहले कूड़ा बाहर करना होगा, है ना। हम्म। तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो गई। वर्षा ना हो तब भी दिक्कत, है ना, रेनफॉल लिमिटिंग फैक्टर हो गई। तापमान ना हो तब भी दिक्कत, तो टेम्परेचर भी, तापमान भी लिमिटिंग फैक्टर हो गया, है ना। एटमॉस्फियर गैसेस, वायुमंडलीय गैसें, ये जो समुचित हैं, अगर इनमें भी डिसबैलेंस हुआ, अभी कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा दो, क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग, है ना, क्लाइमेट चेंज, फिर प्रजातियों का विलोपन शुरू हो जाएगा। तो जो है जैसे है बेहतर है ना। हाँ, इसी तरह से एक और चीज, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इसको यहां से कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आयोग को पता है कि आप ये भी जानते हो, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो, और तुरंत टिक मार दोगे तो ऑप्शन में एक आध दो जगह दे देगा, भड़काएगा कहाँ से? ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इसको रेड कलर, क्योंकि ये है वो कंफ्यूज करने वाली जगह। क्योंकि यहां पर हम कंफ्यूज होंगे काहे में, कि भाई ये तो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे प्रोटीन हो गया, है ना, वसा हो गया, लिपिड हो गया, है ना, अस्थि मज्जा, ये सब क्या है? एनर्जी की एसेंशियल सोर्स हैं, ऊर्जा के अत्यावश्यक, जैविक ऊर्जा के अत्यावश्यक स्रोत हैं। तो जैविक ऊर्जा के अत्यावश्यक स्रोत हैं जो जीव के लिए चाहिए, है ना। क्या चीज? जैविक ऊर्जा, एनर्जी के स्रोत हैं जो किसको? जीव के लिए चाहिए। तो जहां पर जीव के लिए चाहिए वो सब हो जाएगा एबायोटिक। ठीक है, और जिसको चाहिए वो कौन है? जीव, है ना। क्लियर? इतना समझ में आया? ऑर्गेनिक कंपोनेंट किस में आएगा? इनऑर्गेनिक तो आएगा ही, इसको आसानी से जान जाते हो। हमें उन जगहों पर ध्यान देना है जहां हमें फंसाया जाता है। हम बहुत पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब हम सिविल सर्विसेज के स्तरीय क्वेश्चन देखते हैं और हम टिक भी मार देते हैं, और जब तक घर नहीं आते हैं और उसको चेक नहीं करते हैं, बहुत लोग चेक भी नहीं करते हैं, है ना, आयोग की आंसर की को वही कह देते हैं कि अरे ये गलत है ना। इतने बड़ा बड़ा लोग वहां बैठ करके पेपर बना रहे हैं, वो गलत,
केस कर देंगे, है ना। अपना तो नुकसान करेंगे ही, और 1000 10,000 लोगों का और नुकसान करेंगे, पेंडिंग करा देंगे। वो भी क्या है, ऐसे लोग लिमिटिंग फैक्टर हैं देश के विकास में, जो स्वयं नहीं पढ़ते हैं और प्लस आयोग को हर जगह दोष देते रहेंगे, सरकार को हर जगह दोष देते रहेंगे, और अपनी एक्टिविटीज से वो क्या कर देते हैं, सरकार के विकास की प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं, है ना। समझ में आई बात। केस कर देंगे। वो बेचारा, बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन होना था, नौकरी मिलने वाली थी, बेचारा किस तरह से मेहनत करके उसने अपना पेपर दिया था, मेंस दिया था, इंटरव्यू दिया था, है ना, और उस रिजल्ट का वेट कर रहा था। उसके उसके पास बेचारे खाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन किस तरह से अपना और एक लोग महाशय बढ़िया एसी में बैठ के तैयारी कर रहे थे, माँ बाप को जो है ये दिखाना था कि अरे इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं मेरे पिताजी मुझे जो पॉकेट मनी 20,000 रुपया महीना भेजते थे, मैं यहाँ बाड़ी करके दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, वो नहीं भेजेंगे, है ना। तो वहां पर दोष लगा दो सरकार को कि अरे पिताजी मैंने तो बहुत मेहनत करके पढ़ी थी, सारा सरकार का दोष है, गड़बड़ गड़बड़ क्वेश्चन दे देते हैं, मैं बहुत जानकार हूं और आयोग बहुत जो है गड़बड़ क्वेश्चन, जानकार कम लोग पहुंच गए हैं। समझे ना। ये सब क्या है, ये सब जो दोष देने वाले लोग होते हैं वही सबसे कमजोर लोग होते हैं। समझे ना। नो एक्सक्यूजेस। अल्टीट्यूड, ऊंचाई, यह भी ठीक है। ऊंचाई जो होती है ना, ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर होती है। ठीक है। अगर आप देखिए, पर्वत है, तो पर्वत के नीचे आप देखेंगे कि बढ़िया घास भूमि भी हो सकती है ना। बड़े बड़े वृक्ष घास भूमि इधर कर लो, अगर ये लीवर स्लोप है तो, है ना। वृक्ष हैं, सदाबहार वन भी हो सकते हैं, जैसे केरला साइड में है ना। फिर धीरे धीरे फिर आ जाएंगे शंकुधारी, जैसे जैसे ऊपर पहुंचेंगे शंकुधारी आ जाएंगे। फिर तरह तरह की जो वैरायटीज पेड़ों को पाई जा रही थी अब कम हो जाएगी, कुछ वैरायटी के केदार देवदार टाइप के, है ना, चीड़, ये सब ही पाए जाएंगे, फर, चीड़ फर ये सब पाए जाएंगे, छोटी छोटी पत्ती में नन्हे शंकुधारी जो अडेप्टेड है। फिर ऊपर पहुंचेंगे तो पता चलेगा कुछ काई वाई पाई जा रही है, बस वो भी बर्फ हटाने के बाद थोड़ा सा, है ना। बाकी सब क्या हो गया है, गायब हो गया है। ये ऊंचाई लिमिटिंग फैक्टर, जब ज्यादा ऊंचा ऊंचा हो जाता है ना, ऊंचा ऊंचा हो जाता है, दिख रहा है ऊंचा ऊंचा, ये क्या है, अगर हम इसको अपने जीवन से रिलेट कर लें तो अभिमान, घमंड, है ना। जैसे ही व्यक्ति जमीन छोड़ देता है ना, ज्यादा दिमाग ऊंचा ऊंचा जा रहा है कि हमारे तो यहाँ कनेक्शन है, हमारे तो वहां कनेक्शन है, हम बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, वहीं पर उसका पतन वहीं उसी समय से शुरू हो जाता, 20 दिन सेकंड भी नहीं लगता, है ना। लिमिटिंग फैक्टर ऑलरेडी अप्लाइड, जमीन पर रहो। ठीक है। बहुत ऊंचा ऊंचा नहीं कि मेरे यहाँ कनेक्शन है, वहां कनेक्शन है, मैं यहाँ हूँ वहां, कुछ नहीं, सब फर्जी बातें, कोई काम नहीं आएगा। बता रहा, कोई काम नहीं, जब नेचर खेलेगी ना कोई काम नहीं आएगा। तो सारे लोग जो तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे ऊपर हैं, हमारे बहुत सहयोगी हैं, वही आपके विपरीत हो जाएंगे, है ना। समझ में आई बात। आगे देखते हैं। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो भी एक बहुत बड़ा एबायोटिक कंपोनेंट है स्वयं में, है ना, पृथ्वी माता। और उनका ये गुण, जो उन पीएच वैल्यू है 7, है ना, अर्थ की, सॉइल नहीं, सॉइल जो होती है उसका पीएच वैल्यू हमेशा थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, 5.64, ये होता है मृदा का पीएच मान। मृदा को स्लाइटली एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ये भी याद रखा, 5.64 पीएच वैल्यू उसकी होती है ना। तो ये जरूर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इसमें ग्रो कर सकेंगे बैक्टीरिया, है ना। और मिट्टी को बहुत जरूरी होते हैं सूक्ष्म जीव। हम यहां पर बात कर रहे हैं अर्थ की, है ना, जिसका पीएच वैल्यू होता है 7।
और ये बहुत आवश्यक है। किसी चीज को आधार कौन देगा? जो न्यूट्रल होगा। अरे बायस्ड आदमी कहां पर संतुलन दे पाएगा? एक पक्षीय व्यक्ति कहां से संतुलन दे देगा किसी को? है ना? तो क्या है? जो बीच में हो, है ना, पूर्ण संतुलित, वही तो संतुलन देगा। जिसको ना लोहे से मतलब ना लोहन्नी से मतलब, है ना, वही सब कुछ करने वाला है, लेकिन दिखता है कि कुछ कर नहीं करता है ना? समझ में आई बात? तो आगे सैलिनिटी, इसी तरह से लवणता भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो अधिक लवणता में बहुत सारे जीवधारी जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ही जीव हैं, है ना, जो कि लवणता वाले मृदा में भी सरवाइव कर जाते हैं। सैलिनिटी या अल्कलिनिटी टॉलरेंट होते हैं, है ना। उन्हें कहते हैं यूरी हेलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्या कहते हैं? यूरी हेलाइन। यूरी हेलाइन। और पेपर में यह शब्द देगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन वो ऐसे हिंदी में ही लिख देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो हिंदी में लिख देगा तो आप सही उत्तर जान जाओगे, है ना। लवणता प्रतिरोधी पौधे ना, उससे जान जाओगे यूरी हेलाइन। तो किसके साथ ऑप्शन दे देगा? स्टेनो हेलाइन के साथ दे देगा, है ना। कि ऐसे पौधे, एमसीक्यू, है ना, कि ऐसे पौधे जो अधिक लवणता प्रतिमान हेतु अनुकूलित हैं। अधिक लवणता प्रतिमान अनुकूलित हैं कहा जाता है ना। यूरी हेलाइन, है ना, स्टेनो हेलाइन, ठीक है, आइसो हेलाइन, अल्कलाइन, है ना। हाँ, तो इसमें यूरी हेलाइन टिक मार्क चले आइएगा। ठीक है। ये कौन होते हैं जो तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाए, लवणता कम हुई बहुत ज्यादा, फिर ज्यादा हो गई बहुत ज्यादा, है ना। डेल्टाई क्षेत्रों में जैसे देखने को मिलता है, समुद्र का पानी आ गया अचानक से सुनामी से, तो वहां पर बहुत सैलिनिटी बढ़ गई कुछ समय तक, फिर पीछे चला गया, काफी समय तक नहीं आया। तो वहां पर जो पौधे जीवित रहना है उनको यूरी हेलाइन बन जाना होगा, है ना। कि चाहे ज्यादा हो जाए तब भी वैसे ही, चाहे कम हो जाए तब भी वैसे ही, है ना, कोई फर्क नहीं, है ना। ये तो है यूरी हेलाइन, है ना। और स्टेनो हेलाइन ये क्या है? ये बेचारे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि भाई तुमको सैलिनिटी इतने है तो इतने में ही जी पाएंगे, थोड़ा सा ऊपर हुई तो मर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे हुआ तो मर जाएंगे। लिमिटेड होते हैं एक सर्टेन रेंज ऑफ सैलिनिटी के लिए। ठीक है। इसी तरह से पाला पड़ जाए, फ्रॉस्ट, पाला, पाला मार जाता है वनस्पतियों को, है ना, जमीन को एकदम शून्य कर देता है। अंदर जो पानी है जम जाता है, पौधों को जमा हुआ पानी थोड़ी पीता है, प्यासा मर जाएगा पौधा, पाला मार जाएगा जिसे कहते हैं। तो कुछ जो वृक्ष हैं इसके लिए अपने आप को अडॉप्ट भी किए हुए हैं। समाधि में चले जाते हैं पेड़ भी, कैसे? कौन सा? जिसकी पूजा की जाती है ना, वो वृक्ष जिसकी उत्तराखंड में भी, और वो वृक्ष जिसकी झारखंड में भी पूजा की जाती है, उन्हें कहते हैं साल के वृक्ष। साल के वृक्ष ये क्या करते हैं? डाई बैक करते हैं। पश्च मृत्यु पूछा जाता है क्या है? अडाप्टेशन, है ना। लंबे समय तक सूखा
जाए या पाला की दशा में ये वृक्ष क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू करते हैं, केवल जड़ जिंदा रहती है। और उसके बाद जो सूखा काल जो है चला जाता है, फिर से बारिश वारिश का माहौल आ जाता है, तो फिर से हरा भरा हो जाता है, फिर से पुनर्जीवित। पूरी तरह से मरा ही कहाँ था वो, है ना? समझ में आई बात? वो मरा ही कहाँ था, उसने तो मरने का नाटक किया था, है ना? उसकी जड़ तो जीवित थी, और वो फिर से क्या हो गया, हरा भरा महान वृक्ष तैयार हो गया, है ना? तो साल के वृक्षों की इसलिए पूजा की जाती थी, और उसी को काट करके अंग्रेज लोग उनको रिप्लेस करके, जंगल को साफ करके, जो उनका पूजनीय जंगल था उसे साफ करके, वो लोग क्या करना चाहते थे, सागौन के वृक्ष लगाना चाहते थे, खेती करना चाहते थे, जिससे कि वो पैसा ढेर सारा कमा सकें। लकड़ी से इमारती लकड़ी लगाना चाहते थे, हाई वैल्यू की टीक। तो इसीलिए मुंडा विद्रोह हो गया था बिरसा मुंडा जी ने। अरण्यानी अधिकार नॉवेल भी लिखा गया ना इस पे, मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा, जिनके फॉलोअर बिरसैत कहलाते हैं, है ना? बिरसा मुंडा जानते होंगे, बिरसा मुंडा बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, और उन्होंने पर्यावरण के लिए भी काम किया है एक तरह से देखा जाए, और देश की आजादी में जो भी अंग्रेजों से लड़े वही अपना है कि नहीं, सीधी बात है ना? कहीं से भी किसी माध्यम से, चाहे पर्यावरण की तरफ से आकर के, चाहे धर्म की तरफ से आकर के, बस शत्रु को भगाने वाला जो भी है वो अपना है, उसका मेथड कुछ भी हो। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के चैप्टर में, है ना, ये वाली चीज देखी, दूसरा वाला पार्ट देख लिया, है ना? क्लियर हो गया? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। क्लियर? अब हम लोग चलेंगे खाद्य श्रृंखला की तरफ। अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर समझ में आ गया हो, है ना, तो हम लोग खाद्य श्रृंखला की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। बढ़ा जाए? चलिए, अगला चैप्टर है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसका बुनियाद हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, है ना? सबसे पहले अगर हम देखें, पिरामिड के स्ट्रक्चर से ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आगे पिरामिड पढ़ना है तो वहां पर काम आ जाएगा, है ना? इकोलॉजिकल पिरामिड जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें काम आएगा। जब भी कोई आधार बनाएगा तो वो होगा स्वपोष, है ना? जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, वो क्या बनाएगा, आधार, है ना? तो ये जो स्वपोषी है वो क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे। ये पादप हैं, जो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। फिर उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, प्राथमिक उत्पादक, जैसे कौन कौन, आप लोग बताइए, ये सॉरी, कंज्यूमर जो होते हैं, प्रथम चरण के कंज्यूमर जो हैं, ट्रॉपिक लेवल में जस्ट ऊपर हैं, पेड़ों के, पौधों के, पादपों के, कौन होंगे? सर जैसे बकरी हो गई। खरगोश। हम्म। बकरी। खरगोश। हाँ हाँ बिल्कुल, खरगोश, बकरी, ये सब ना, जो यस सर। शाकाहारी हों। जो पादप पर आश्रित होते हैं, हम्म। पेड़ पौधों के। जो भी और शाक पादप का पशु होता है, वो हम्म अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, जो भी शाकाहारी हो वही। ठीक है, चलिए। तो अब इनके ऊपर कौन होंगे, जो इनको खा लें, यानी मांसाहारी। मांसाहारी के भी बहुत सारे लेवल हैं। मांसाहारियों के भी खाने वाले मांसाहारी हैं, तो उसको हम नहीं जाएंगे वहां पर, बस शाकाहारी को ऊपर जस्ट मांसाहारी लगा देंगे, है ना?
तो मांसाहारी जो जीव हैं वो इनको खाएंगे, और उनके ऊपर रख दो किसको सबसे ऊपर, हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा था सर्वाहारी, ओमनिवोर। ये पूरा एक जो खाद्य श्रृंखला देखने को मिल रही है, आहार खाद्य श्रृंखला, और इसमें एक चीज देखने को मिलेगा कि जितना ऊर्जा ये स्वपोषी उत्पादित किए हुए हैं, जितना भी एनर्जी इन्होंने बनाया है, ठीक है, उसका पूरा अगर जो किसी ने खाया तो उसको नहीं जाएगा, केवल 10% मिलेगा। जैसे मान लो इसने 1000 कैलोरी एनर्जी जनरेट किया हुआ है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो ट्रॉपिक लेवल है उसको कितना मिलेगा, 10%, यानी कितना, 100। उसके ऊपर वाले को कितना, 10%, उसका उसका 10% मिलेगा, यानी कि 10, और उसके एकदम ऊपर वाले को उसका 10% मिलेगा, यानी 1 यूनिट ही एनर्जी मिलेगी। तो 90% एनर्जी जो खर्चा हो जा रहा है, वो कहाँ खर्चा हो जा रहा है, वो खर्चा हो रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, जैविक उपापचय क्रियाओं में। ये क्या होता है जैविक उपा, रटना नहीं है कुछ भी, है ना, रटेंगे तो नहीं, समझना है। जैसे हम बैठे हैं, मान लो एकदम ना बोलने चलो, कहना बोलने में तो एनर्जी खर्चा हो ही रही भाई बहुत, है ना, चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहे, तो ना बोलने चलो। अब सांस ले रहा हूं, है ना, हृदय चल रहा है ना, किडनी इडनी अपना काम कर रहा है, पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है, कहाँ से आ रही है एनर्जी, है ना, उसमें लगातार एनर्जी बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, समझे ना। तुम कुछ नहीं करते हो तो तुमको लगता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे हो, निकर्म नहीं बने हुए हो अभी, ठीक है, क्लियर। तो ये होता है फूड चेन, और इसको दिया किसने था, 10% लॉ ऑफ फूड चेन, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का, अब तो हालांकि इस तरह क्वेश्चन एसएससी में आता है ना, सिविल में नहीं आता है। हम्म, हम्म, 10% नियम इसको दिया था रेमंड लिंडमैन ने, ठीक है, रेमंड लिंडमैन ने दिया था खाद्य श्रृंखला का 10% नियम। इनका नाम याद रखना, 1945 में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया था, मतलब जानी मानी हस्ती, बहुत बड़ी चीज दिए थे, ठीक है। अब देखते हैं फूड वेब क्या है ना। खाद्य श्रृंखला भी दो तरह की होती है, इसको समझ लीजिए, उस पर आ जाएंगे, पहले फूड वेब समझ लें। फूड वेब क्या है, खाद्य जाल, इसमें मल्टीपल सोर्सेस होते हैं असली में, तो जो होती है वो खाद्य श्रृंखला ना हो करके खाद्य जाल ही होती है। खाद्य जाल को समझने के लिए ही खाद्य श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक घास फूस है, तो उसको टिड्डा भी है खाने के लिए, हम्म, और कौन कौन है, चिड़िया भी है ना, मल्टीपल लोग हैं खाने वाले, कोई एक नहीं है ना। इसी तरह से टिड्डा और चिड़िया दोनों को खाने के लिए क्या है, स्नेक है ना, और इन दोनों को भी खाने के लिए, चाहे इसको भी कौन है, बाज है। तो यानी कि सब जैसा हमने अभी बताया था वैसा होता नहीं, सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। फूड चेन का जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसे ही जाल, क्या है, नाम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, जाल, ठीक है, तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है। अगला देखते हैं, खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है ना। एक होती है आहार खाद्य श्रृंखला, मैक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं, है ना, वो आहार खाद्य श्रृंखला
बनाते हैं, माइक्रो बड़े वाले जो होते हैं, है ना, उसमें रोल प्ले करेंगे। और दूसरी होती है अपघटनी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, उन्हें कहते हैं अपघटनी खाद्य श्रृंखला। तो आहार खाद्य श्रृंखला और अपघटनी खाद्य श्रृंखला जो होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं हमेशा। जैसे ऐसे देखते हैं, एक पौधा, इसको खाया कौन, फूड चेन में गई जंतु, खा लिया। अब ये दोनों के मृत कार्बनिक पदार्थ एक जगह स्टोर होंगे डेड ऑर्गेनिज्म के रूप में, डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थ के रूप में। और उसके बाद इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन, यहीं से माइक्रो कंज्यूमर शुरू हो जाएंगे, है ना। अब मिट्टी में, मृदा में क्या मिला देंगे इनको, क्या कर देंगे, जो बड़ा बड़ा जटिल पदार्थ था, ये अभी क्या है, सरल का, ये मिट्टी है, मृदा है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी में जाएगा, उसको डिकम्पोज करेगा कौन, यहां पर करेंगे अपघटन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, कवक हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, और ये सब क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे सड़ाएंगे, गलाएंगे, खत्म करेंगे, है ना। और इस तरह से ये उसको उसमें मिट्टी में मिला देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में बदल रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, है ना, सरल अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, सरल अकार्बनिक पदार्थों में ये टूट रहा है भाई, है ना, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में क्रैक हो जा रहा है। इसमें भी जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है, अभी उसको हम देखेंगे। फिलहाल तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर फिर से पौधों द्वारा ले लिए जाएंगे, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग खाते हैं, पौधा पचाता है, ठीक है, ग्रहण करता है, अब एसिमिलेट करेगा इसे, और अमीनो एसिड जटिल कंपाउंड बनाएगा, यानी बना देगा क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जटिल कार्बनिक पदार्थ बना देगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ बना देगा। और ये पौधों से जंतुओं में फिर से वही आहार श्रृंखला से चला जाएगा। ठीक है, अब जब अपघटन की प्रक्रिया हो रही थी तो उसमें दो चीजें होंगी, है ना। अपघटन की प्रक्रिया में दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक चीज देखने को मिलेगी, खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमिफिकेशन। इसका क्या मतलब है, जो सरल होगा, आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, वो तो तुरंत मिनरलाइज हो जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ब्लॉक होगा वो स्लो 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 करके धीरे धीरे इस मिट्टी को पोषक तत्व देता रहेगा। तो अच्छा इकट्ठे दे देगा तो पूरा सब जीवाणु खा करके पॉपुलेशन इकट्ठा बढ़ा लेगा, और मिट्टी कुछ समय बाद फिर से बेकार हो जाएगी। तो जटिल होगा तो धीरे धीरे खाएगा जी, धीरे धीरे खाएगा, धीरे धीरे खाएगा तो सही रहेगा, धारणीय खाएगा, है ना। तो ह्यूमस जो होता है मिट्टी की, उत्तम स्वास्थ्य को दिखाता है ना। इसी के साथ आज का हमारा दो चैप्टर खत्म हो गए, है ना, ढाई चैप्टर खत्म हो गए समझ लो। कल हम लोग देखेंगे, कल का टॉपिक जो हमारा रहेगा, आप लोग जो दिया गया नोट्स है उसमें पढ़ करके आएंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड। या फिर आपने अगर इराक बरूचा की किताब पढ़ना चाहें तो वो ले सकते हैं, है ना। इराक बरूचा की किताब में आपको ये सब चीजें फिर से मिलेंगी। इकोलॉजिकल पिरामिड, यहाँ हम आपको समझाते हैं, वो किताब नहीं छपवाते हैं, यहाँ समझने आते हो, वही समझना है हमें। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड हमारा कल का टॉपिक है, ये बता दे रहे, पढ़ के आइएगा आप लोग। अब किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। सब भाग गए, ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे हैं बैठे अभी। हाँ, तो पूछ लीजिए जिनको जिनको पूछना है, समय भी हो गया काफी। चलिए मैं रिकॉर्डिंग आता हूँ।
रिकॉर्डिंग आप कर रहा हूँ, जिसको जिसको जो भी डाउट हो मैं क्लियर करके जाऊंगा।